नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनी चौहान। खबरों का रुख करें उससे पहले सीधे लखनऊ का रुख कर लेते हैं, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं, सुनाते हैं आपको। टीम वर्क जब कहीं पर जब कार्य होती है, शासन की कार्य पद्धति में न केवल ईमानदारी हो बल्कि उसमें उतनी ही पारदर्शिता भी हो, तो उसके परिणाम भी हम सबके सामने आते हैं। सरकार की उपलब्धियों से संबंधित ये पुस्तिका आप लोगों को उपलब्ध करवाई गई है, करवाई जा रही होगी। इसमें ये पुस्तिका एक जो यहां विमोचित हुई है मंच के द्वारा, ये उत्तर प्रदेश की उपलब्धियों से संबंधित है। उत्तर प्रदेश में क्या क्या चीजें पिछले 6 वर्ष या 1 वर्ष के अंदर हुई हैं, उससे जुड़ी हुई है। आज इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के सभी 403 विधानसभा क्षेत्रों में हमारे प्रभारी मंत्रीगण उन जनपदों में जाकर के इन पुस्तिकाओं का विमोचन कर रहे हैं। जहां पे प्रभारी मंत्री नहीं जा पा रहे हैं या उनके कार्यक्रम किसी एक जिले में है, तो शेष जनपदों में हमारे संगठन के पदाधिकारी, माननीय सांसद, माननीय विधायकगण इस कार्यक्रम को आयोजित कर रहे हैं। इस पुस्तिका में सभी 403 विधानसभाओं से जुड़ी हुई योजनाओं का भी उल्लेख किया गया है। जो अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में ये पुस्तिकाएं वितरित हो रही हैं, ये उसका भी उल्लेख वहां पर किया गया है। ये दिखाती है सरकार पूरी ईमानदारी के साथ कार्य कर रही है, पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। जनता को जनार्दन मान करके उनकी हर प्रकार की सेवा के लिए पूरे समर्पित भाव के साथ सरकार ने ईमानदारी के साथ इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया है। और आज इन सभी बातों को मैं बहुत सारे डाटा आपको उपलब्ध नहीं करा रहा हूं, क्योंकि पुस्तकों में उसका उल्लेख ऑलरेडी किया गया है, आप उसको वहां से भी देख लेंगे। ये सभी चीजें थी। मैं इस अवसर पर खासतौर पर आप सबको हृदय से आपका मैं अभिनंदन करूंगा कि पिछले 6 वर्ष के अंदर सरकार के कार्यक्रमों को बेहतरीन तरीके से न केवल आम जनमानस तक बल्कि देश और दुनिया तक पहुंचाने के लिए हमारे मीडिया के मित्रों ने बहुत सकारात्मक योगदान दिया है और उसके परिणाम भी आज देखने को मिले। ये उत्तर प्रदेश के परसेप्शन को बदला है इस चीज ने। दूसरा, टीम वर्क कैसे परिणाम देता है। ये मंत्रिमंडल के द्वारा एक साथ किए गए प्रयास, जनप्रतिनिधियों के द्वारा उसे जनता तक पहुंचाना, संगठन के पदाधिकारियों के द्वारा एक एक परिवार तक पहुंचाने के लिए योगदान देना, और प्रशासनिक टीम ने शासन के कार्यक्रमों को जमीनी धरातल तक पहुंचाने के लिए जिस प्रतिबद्धता के साथ कार्य किया है, ये सभी टीम एक साथ मिलकर के जब कार्य की है तो परिणाम दिखे हैं। उत्तर प्रदेश का परसेप्शन बदला है। उत्तर प्रदेश आज हर एक सेक्टर में आज अग्रणी राज्यों के रूप में आगे बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। मैं इस अवसर पर एक बार फिर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए मंत्रिमंडल के अपने सभी सहयोगियों, सभी जनप्रतिनिधियों का अभिनंदन करता हूं। उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता को उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी को जनादेश देने के लिए मैं उनका हृदय से आभार व्यक्त करते हुए उन्हें 6 वर्ष के इस कार्यकाल की हृदय से बधाई भी देता हूं और इस बात के लिए उन्हें आश्वस्त करता हूं कि सरकार उत्तर प्रदेश की पहचान को, जिस भी सेक्टर की पहचान हो, वह टूरिज्म का हो, उत्तर प्रदेश की विरासत का हो, उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक पहचान का हो या उत्तर प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर का हो, इन सभी सेक्टर्स में उत्तर प्रदेश एक नई आभा के साथ आगे बढ़ने का कार्य करेगा। मैं आज के इस अवसर पर इस बात को अवश्य कहूंगा कि ये जो पहचान हम लोगों ने पिछले कुछ समय से की है, और उस पर आप बहुत अच्छे ढंग से देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर हमारी जीरो टॉलरेंस की जो नीति रही है, उसने कुछ चीजें तो तय की। खास तौर पर कि उत्तर प्रदेश उपद्रवियों के लिए नहीं, उत्सवों के प्रदेश के रूप में माना जाएगा। उत्तर प्रदेश माफियाज के लिए नहीं, महोत्सव के लिए माना जाएगा।
उत्तर प्रदेश गुंडा राज, माफिया राज और जंगल राज जैसे शब्द अब अतीत के शब्द बन जाएंगे। उत्तर प्रदेश विकास की नई बुलंदियों को छुएगा और उस यात्रा के लिए मैं अपनी पूरी टीम का एक बार फिर आह्वान करूंगा और उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन से भी मैं अपील करूंगा कि उनका जो आशीर्वाद सरकार को प्राप्त हुआ है, डबल इंजन सरकार को प्राप्त हुआ है, इस सरकार पूरी ईमानदारी के साथ उनकी अपेक्षा पर खड़ा उतर करके न केवल केंद्र और राज्य शासन की योजनाओं का लाभ उन्हें भरपूर देगा, बल्कि जहां भी आवश्यकता पड़ेगी उनके हितों के संरक्षण के लिए सरकार बड़े से बड़े कदम उठाने में कोई संकोच नहीं करेगी। मैं एक बार फिर से पूरी टीम का हृदय से अभिनंदन करता हूं। जनप्रतिनिधियों, संगठन के पदाधिकारियों और प्रशासनिक टीम के द्वारा जिस प्रतिबद्धता के साथ इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया जा रहा है, इसके लिए उन्हें हृदय से धन्यवाद देते हुए एक बार फिर से आप सभी का मैं इस अवसर पर अभिनंदन करता हूं। आप सबको मैं धन्यवाद देता हूं। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। आपके ओजस्वी संबोधन ने बदलते हुए उत्तर प्रदेश की तस्वीर हम सबको दिखाई। और अब अंत में मैं प्रमुख सचिव माननीय मुख्यमंत्री सूचना, गृह एवं गोपन श्री संजय प्रसाद जी से अनुरोध करूंगी कि अतिथियों के प्रति आभार व्यक्त करें। आभार प्रकट करने की श्रृंखला में बढ़ जी, एक मिनट जरा रुक जाइए। आभार प्रकट करने की श्रृंखला में मैं सबसे पहले परम आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी का, जिन्होंने आज इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए अपना बहुमूल्य समय दिया और जो नए भारत के ग्रोथ इंजन की जो एक डेवलपमेंट स्टोरी है पिछले 6 साल की और खास तौर से पिछले 1 साल की, वो उन्होंने आपके सामने रखा। साथियों, आप चलिए, तो सीएम योगी आदित्यनाथ को आप सुन पा रहे थे, जो साफ तौर पर दूसरे कार्यकाल का पहला साल पूरा हुआ है, इसी पर उपलब्धियां गिनाते हुए नजर आ रहे थे। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लौटे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ रहे हैं, एक बार फिर से रुक कर लेते हैं लखनऊ का। और उससे पहले आपको बता दें, दिल्ली से बड़ी खबर मिल रही है। मनीष सिसोदिया की जमानत पर सुनवाई टली है। आबकारी नीति के सिसोदिया की जमानत पर सुनवाई टली है। सिसोदिया के वकील ने 5 अप्रैल तक का समय मांगा। ईडी की दलीलों के लिए वकील ने पर्याप्त समय मांगा है। मनीष सिसोदिया के वकील ने जो सुनवाई होनी थी जमानत पर, वो टलती नजर आ रही है। आबकारी नीति के मामले में सिसोदिया की ये सुनवाई थी, जो एक बार फिर से टल गई है। तो दिल्ली शराब नीति मामले में ईडी की न्यायिक हिरासत में दिल्ली के पूर्व शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर होने वाली सुनवाई आज टल गई है। बड़ी खबर, जमानत याचिका पर अब अगली सुनवाई 5 अप्रैल को होगी। सिसोदिया के वकील ने साफ तौर पर कहा है कि इनको ईडी के जवाब की कॉपी अभी नहीं मिली है और उनको जवाब दाखिल करने के लिए अभी और समय चाहिए। तो समय मांगा गया। वकील की इस दलील के बाद कोर्ट ने सुनवाई की अगली तारीख तक के लिए टाल दिया है। ईडी मामले में मनीष सिसोदिया की हिरासत 5 अप्रैल को खत्म हो रही है। तो एक बार फिर से ये सुनवाई टलती नजर आ रही है। तो सीबीआई कोर्ट ने दूसरे मामले पर जो फैसला है वो सुरक्षित रखा है। राउज एवेन्यू ने, आपको बता दें, इससे पहले कहा था कि सीबीआई के हाथों दर्ज आबकारी नीति के एक मामले में पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर 31 मार्च को अपना आदेश सुनाएगी विशेष न्यायाधीश। लेकिन अब ये सुनवाई टलती हुई नजर आ रही है। हालांकि अभी अगली डेट निर्धारित नहीं हुई है।
वकील ने और समय मांगा, जिसके चलते ये समय सीमा कोर्ट की तरफ से बढ़ा दी गई है। बड़ी खबर, और इसी बीच रुक कर लेते हैं कर्नाटक का, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। गरीबों के हजारों करोड़ रुपए दवाओं पर खर्च होने से बचे हैं। साथियों, मैं आपको वो पुराने दिन भी याद कराने को कहूंगा जब गरीब इलाज के लिए अस्पताल जाने की हिम्मत नहीं कर पाता था। भाजपा सरकार ने गरीब की इस चिंता को समझा, उसका समाधान किया। आज आयुष्मान भारत योजना ने गरीब परिवार के लिए अच्छे अस्पतालों के दरवाजे खोल दिए हैं। भाजपा सरकार ने गरीब को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज करने की गारंटी दी है। कर्नाटका के भी लाखों लोगों को इस योजना का लाभ हुआ है। साथियों, पहले हार्ट सर्जरी हो, नी रिप्लेसमेंट हो, डायलिसिस हो, ये सब भी बहुत महंगा होता था। गरीबों की सरकार ने, भाजपा की सरकार ने इनको भी सस्ता कर दिया है। मुफ्त डायलिसिस की सुविधा ने भी गरीबों के हजारों करोड़ रुपए खर्च होने से बचाए हैं। साथियों, हम स्वास्थ्य से जुड़ी नीतियों में माताओं बहनों को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रहे हैं। जब मां का स्वास्थ्य, मां का पोषण बेहतर होता है तो पूरी पीढ़ी का स्वास्थ्य सुधरता है। इसलिए चाहे शौचालय बनाने की योजना हो, मुफ्त गैस कनेक्शन की योजना हो, हर घर तक नल से जल पहुंचाने की योजना हो, मुफ्त सैनिटरी पैड्स देने की योजना हो, या पौष्टिक खाने के लिए सीधे बैंक में पैसे भेजना हो, ये सब माताओं बहनों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए किया जा रहा है। विशेषकर ब्रेस्ट कैंसर को लेकर भी भाजपा सरकार सतर्क है। अब गांवों में जो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर खोले जा रहे हैं, वहां पर ऐसी बीमारियों की स्क्रीनिंग का प्रयास हो रहा है। मकसद यही है कि शुरुआती दौर में ही बीमारियों की पहचान की जा सके। इससे माताओं बहनों के जीवन पर बड़े संकट को हम रोकने में सफल हो रहे हैं। मैं बोम्मई जी और उनकी टीम को बधाई दूंगा कि कर्नाटका में भी 9,000 से अधिक हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बने हैं। हमारी सरकार बेटियों को ऐसा जीवन देने में जुटी है जिससे वो खुद भी स्वस्थ रहे और आगे जाकर के संतान भी स्वस्थ रहे। भाइयों और बहनों, आज मैं कर्नाटका सरकार की एक और वजह से प्रशंसा करूंगा। बीते वर्षों में भाजपा सरकार ने एएनएम और आशा बहनों को और सशक्त किया है। उन्हें आधुनिक टेक्नोलॉजी वाले गैजेट्स दिए गए हैं, उनका काम आसान बनाया गया है। कर्नाटका में आज लगभग 50,000 आशा और एएनएम कार्यकर्ता हैं, लगभग 1 लाख रजिस्टर्ड नर्सें और दूसरे हेल्थ वर्कर हैं। तो कर्नाटक से सीधी तस्वीरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुन पा रहे थे, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि हेल्थ एंड वेलनेस के लिए बेहतर कार्य किया गया है। यहां रुकेंगे, एक छोटे से ब्रेक के लिए लौटेंगे। चल, आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ रहे हैं। इसी बीच बड़ी खबर दिल्ली से, कांग्रेस नेता राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस है। आज दोपहर 1 बजे कांग्रेस मुख्यालय में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है। सदस्यता रद्द होने के बाद राहुल गांधी की ये बेहद अहम होने वाली है प्रेस कॉन्फ्रेंस। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस आज 1 बजे होगी। दिल्ली से बड़ी खबर, तो कांग्रेस
नेता राहुल गांधी की संसद से सदस्यता रद्द होने के बाद ये पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस बेहद अहम। जिस तरीके से संसद से सदस्यता रद्द की गई उसके बाद से कांग्रेस खेमे में एक नाराजगी भी देखने मिल रही है और कांग्रेस खेमे में ही नहीं बल्कि 14 दल जो विपक्षी दल हैं वो एक साथ एकजुट नजर आ रहे हैं। प्रवेश शर्मा हमारे संवाददाता इसी खबर पर जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। प्रवेश, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बेहद अहम होने वाली है सदस्यता रद्द होने के बाद, क्या कुछ तस्वीर नजर आने वाली है, क्या जानकारी है इस संबंध में? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जब से राहुल गांधी की सदस्यता रद्द हुई है, सजा का इतना मैं कहूंगा कि कांग्रेस को शायद इतना इफेक्ट नहीं हुआ, लेकिन सदस्यता रद्द होने के बाद कांग्रेस का पूरा खेमा एकजुट हो गया है। और कल उन्होंने आपातकालीन बैठक भी रखी थी और जिसके बाद प्रियंका गांधी ने एक बयान जारी किया था जिसमें सरकार पर आरोप लगाया था। उसके बाद कयास ये लगाई जा रही थी कि राहुल गांधी भी मीडिया के सामने आकर अपना पक्ष रखेंगे, लेकिन कल राहुल गांधी मीडिया के सामने नहीं आए, लेकिन आज 1 बजे का समय उन्होंने रखा है अपना पक्ष रखने के लिए। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इसमें पूरा विपक्ष एकजुट होकर जो सवाल उठा रहा है कि राहुल गांधी की सदस्यता को रद्द कर दिया गया है, ऐसा इसमें एक कड़ी है, कानून की कड़ी है, जिसको देखकर ऐसा जहां तक मैंने कानून के जानकारों से बात की है उनका कहना ये है कि साफ साफ ये प्रावधान है कि अगर किसी भी व्यक्ति की जो सांसद है या ये कहें विधायक है और वो 2 साल से या 2 साल से अधिक की सजा पाता है आपराधिक मामले में, तो उसकी सदस्यता तुरंत ही निलंबित हो जाती है। जी, ये बात तो निकलकर बार बार सामने आ रही थी। अगर देखा जाए तो इससे पहले भी ऐसा नहीं है कि ये इतिहास में पहली बार हुआ है, इससे पहले भी कई सांसद, कई विधायकों की सदस्यता रद्द की जा चुकी है, लेकिन इमरजेंसी में। जिस तरीके से राहुल गांधी की सदस्यता रद्द की गई उसके बाद से बहुत नाराजगी देखने को मिल रही है। जैसा कि कल प्रियंका गांधी वाड्रा का साफ तौर पर कहना था कि जब कश्मीरी पंडितों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बयानबाजी करते हैं, उनका अपमान करते हैं, तो उनको कोई भी जज फैसला नहीं सुनाता है, लेकिन यहां पर सदस्यता रद्द कर दी जाती है। हमारा भाई देश प्रेमी है और देश के लिए लड़ता रहेगा। जी बिल्कुल, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इमरजेंसी के दौरान से इंदिरा गांधी की सदस्यता गई थी, जिसके बाद वो पूर्णतः बहुमत लेकर फिर से सरकार में आई थी। लेकिन उसके बाद हम बात करें 92, 93 या 95 के उसमें दौर में, तो उसमें सोनिया गांधी की भी सदस्यता। जी, अनम्यूट करिएगा प्रवेश, आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है। प्रवेश, आपको आवाज मिल पा रही है? अगर आपको आवाज मिल पा रही है तो आप अनम्यूट करिएगा। प्रवेश, आप क्या इस संबंध में कोई जानकारी है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर क्या कुछ हलचल देखने को मिल रही है कांग्रेस कार्यालय के बाहर? चलिए दोबारा से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। तकनीकी खामी के चलते संपर्क टूट गया है। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता दें कि हालांकि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर भी जो एक हलचल देखने को मिल रही है, 1 बजे के बाद ही ये स्थिति साफ हो पाएगी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी अपना जो पक्ष है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए क्या कुछ अहम बातें निकलकर सामने आएंगी। हमारे संवाददाता लगातार इसी खबर पर जुड़े हुए हैं। प्रवेश शर्मा, आपके पास आएंगे। अगर देखा जाए तो क्या कुछ हलचल देखने को मिल रही है कांग्रेस मुख्यालय के बाहर? जी, मैं आपको बता दूं कि कल भी आपातकालीन बैठक हुई थी, तो कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं या ये कहें कि कांग्रेस शासित राज्य राजस्थान है, वहाँ के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी कल अपने समय से वहां पर पहुंच चुके थे। इसके अलावा मल्लिकार्जुन खड़गे थे और सोनिया गांधी खुद इस मीटिंग का आह्वान करने पहुंची थी। इसके अलावा प्रियंका गांधी थी और इसके अलावा अभिषेक मनु सिंह भी थे और कांग्रेस के महासचिव जयराम रमेश भी मौजूद थे। और ये सभी आज भी इस वार्ता को जो है मिलकर शामिल करेंगे। और आज जरूर राहुल गांधी कुछ हो सकता है कि कोई ऐसी घोषणा करे या हो सकता है कोई अपनी रणनीति का खुलासा जरूर करेंगे, जिसको लेकर वो आज मीडिया के सम्मुख आने के लिए बेताब है। बिल्कुल प्रवेश, अगर देखा जाए इन 2 अहम बड़े चेहरों के अलावा और भी नेता इसमें इस दौरान शामिल हो सकते हैं, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का हिस्सा हो सकते हैं।
जी जी बिल्कुल। देखिए, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि राहुल गांधी की जो बेताबी है वो सदस्यता को लेकर है, और वो इसी से संबंध में कोई ना कोई खुलासा करेंगे। और हो सकता है कि उनके जो वकील अभिषेक मनु सिंघवी, जो ज्यादातर उनके केस देखते हैं, वो उनके साथ इस नई रणनीति को लेकर, या ये कहें कि आगे की जो उनकी योजना है उसको लेकर जरूर कुछ ना कुछ खुलासा करेंगे। इसके अलावा सरकार पर तो आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी रहेगा, और ऐसा हम कल से ही देख रहे हैं कि सरकार को पूरा निशाना बनाया जा रहा है, पूरा विपक्ष एक हो रहा है। आम आदमी पार्टी की बात करें, सपा की बात करें, या ये कहें कि अन्य कोई भी दल हो, वो सब एकजुट होकर ये दिखाना चाहते हैं कि जो कुछ भी हो रहा है वो सरकार के इशारे पे हो रहा है, सरकार कर रही है, और विपक्ष को दबाया जा रहा है। बिल्कुल, दबाव का जो जिक्र है वो विपक्ष की तरफ से ये भी आरोप लगाया गया कि कोर्ट ने भी दबाव में ही ये फैसला लिया है। शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। 1 बजे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कई बड़े नेता कांग्रेस के इस बीच नजर आने वाले हैं, विपक्षी दल भी यहाँ पर नजर आने वाला है। क्या कुछ रहेगा वो 1 बजे के बाद ही ये तस्वीर साफ हो पाएगी। यहां रुकेंगे, एक छोटे से ब्रेक के लिए लौटेंगे जल्द। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ रहे हैं। इसी बीच बड़ी खबर लखनऊ से आपको बता दें। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर। आज यूपी के युवाओं को पहचान का संकट नहीं कहा जा सकता है, ऐसा कहा सीएम योगी आदित्यनाथ ने। युवा जहां भी जाते हैं सम्मान पाते हैं। लाखों नौजवानों को निवेश से नौकरी मिली, तो लोगों को आश्चर्य है। यूपी में 35 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव आए हैं। 52,77,000 आवास ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में, 1 लाख से अधिक आवास मुख्यमंत्री आवास योजना में। तो इन योजनाओं का जिक्र करते हुए नजर आए सीएम योगी आदित्यनाथ। सीएम योगी आदित्यनाथ के 6 साल की सरकार पर जो कार्य का ब्यौरा रहा, उसका जिक्र। दूसरे कार्यकाल का पहला साल पूरा हुआ है। और इस बीच पुस्तिका का भी विमोचन किया। तो ऊंची उड़ान नई पहचान पोस्टर का भी विमोचन किया गया। इस कार्यक्रम के दौरान सबसे पहले प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करते हुए कई योजनाओं का जिक्र करते हुए नजर आए सीएम योगी आदित्यनाथ। तो लगातार उत्तर प्रदेश नए आयामों की ओर अग्रसर है। चाहे वो शिक्षा की बात करें या स्वास्थ्य की बात करें, हर लिहाज से बेहतर बताया। तो बेहतर करने की ओर उत्तर प्रदेश अग्रसर है। जो उत्तर प्रदेश की तस्वीर है वो पहले से बदली है। और इसी खबर पर हमारे ब्यूरो चीफ मनीष श्रीवास्तव जुड़े हुए हैं। मनीष, आपके पास आएंगे। अगर देखा जाए तो जो दूसरे कार्यकाल का पहला साल पूरा हुआ है, इस बीच सीएम योगी आदित्यनाथ कई योजनाओं का जिक्र करते हुए नजर आए। क्या कुछ खास रहा? देखिए, सबसे पहले आपको बता दें कि आज दूसरे कार्यकाल का पहला वर्ष कंप्लीट किया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। उसको जी, आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है, अनम्यूट करिएगा।
चलिए दोबारा से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। तकनीकी खामी के चलते संपर्क टूट गया है और लोगों को इस बात का आश्चर्य भी है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस बात का भी जिक्र किया कि लोगों को आश्चर्य भी होता है कि आखिर इतना बेहतर कैसे हो सकता है। लगातार जो एयरपोर्ट बन रहे हैं हर जिले में करें तो 2.25 लाख महिलाओं की उन्होंने शादियों की बात करी कि लोगों को एक चिंता रहती थी कि वो अपनी पुत्री का विवाह कैसे करेंगे। ऐसे में तमाम जो सुविधाएं सरकार की तरफ से दी जा रही हैं उसके बारे में बताया। एक्सप्रेसवे की बात करी, गंगा एक्सप्रेसवे भी उन्होंने बात कहा कि आने वाले समय में ये उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे का प्रदेश बनेगा। इस तरह की जितनी भी योजनाएं हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी की बात करी। और साथ में युवाओं को रोजगार की अगर बात करें तो उन्होंने साफ कहा कि हर जनपद से कोई युवा ऐसा नहीं है जिसको नौकरी ना मिली हो। तमाम लोगों को किसी ना किसी तरह से प्रशिक्षण दे करके उनको स्वरोजगार की तरफ बढ़ाया जा रहा है। ये तमाम उपलब्धियां उत्तर प्रदेश सरकार जी मुख्यमंत्री ने इस प्रेस वार्ता के दौरान उसको ना बताया हो, ये तमाम उपलब्धियां रही हैं। और उन्होंने साफ तौर से इसके लिए केंद्रीय नेतृत्व और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद दिया। जी मनीष, साथ ही देखा जाए तो ऊंची उड़ान नई पहचान का भी विमोचन करते हुए नजर आए सीएम योगी आदित्यनाथ। बिल्कुल, ऊंची उड़ान नई पहचान, इसका एक पोस्टर भी आज अवलोकन किया गया इसका मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा। और उन्होंने साफ तौर से कहा है कि अगर हम बात कर लें तो इंफ्रास्ट्रक्चर की, और साथ में उन्होंने कहा कि जो पूर्ववर्ती सरकारें थी उनमें एक तरह से तबादला ताश की पत्ते की तरह से नौकरशाहों को फेंटा जाता था, कोई स्थिरता नहीं थी सरकारों में। लेकिन उत्तर प्रदेश की योगी सरकार और बीजेपी सरकार की अगर बात करें तो इसमें स्थिरता है, सभी क्षेत्रों में विकास हो रहा है। इस तरह की तमाम योजनाओं के बारे में उन्होंने आज इस बात को दोहराया। और उन्होंने ये भी कहा कि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश की शक्ल सूरत बदलेगी। खासतौर से उन्होंने इन्वेस्टर समिट की बात करी कि एक बड़ा रिकॉर्ड बना है 35 लाख करोड़ के निवेश की, जिस तरह से किसी ने कल्पना नहीं की थी वो उत्तर प्रदेश में अब साकार होता दिख रहा है। 35 लाख करोड़ का निवेश आएगा तो आने वाले समय में लोगों को रोजगार मिलेगा। ये तमाम उपलब्धियां थी पूरे लगभग 6 साल की अगर हम बात कर लें तो 6 साल बिल्कुल। अगर देखा जाए मनीष तो कई अहम बातों का इस दौरान जिक्र किया, क्योंकि जो उपलब्धियां रही सरकार की उसका भी जिक्र, और साथ ही जो योजनाएं इस दिशा में जो प्रयास रहे उसका भी जिक्र करते हुए नजर आए। साथ ही अर्थव्यवस्था के स्तर का भी जिक्र किया कि अर्थव्यवस्था भी जो है वो बेहतर हुई है। बिल्कुल सोनी, उन्होंने साफ तौर से ये कहा कि जिस तरह से कोरोना काल में जिस तरह से उत्तर प्रदेश ने एक मॉडल के रूप में अपने को प्रस्तुत किया, ऐसी आपात स्थिति में भी उसने एक बेहतर कार्य किया। और तमाम जो भी दिक्कतें आई अन्य राज्यों की अपेक्षा में एक तरह से जो योगी मॉडल आपातकाल में भी उभरा था, कोरोना में जिस तरह से उत्तर प्रदेश ने लोगों को सहूलियतें दी, जिस तरह से अपने आप को उबारा है, वो कहीं ना कहीं एक उपलब्धि का कारण भी है। और उन्होंने साफ तौर से ये बात कही कि अगर हम केंद्रीय कई क्षेत्रों की बात करें तो उसमें उत्तर प्रदेश कहीं ना कहीं नंबर 1 कई योजनाओं में आपको देखने को मिलेगा। ये तमाम बातें थी। साथ में उन्होंने भ्रष्टाचार, अपराध मुक्त की भी बात करी, और इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर लें, शिक्षा की बात कर लें, मेडिकल चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाओं की बात कर लें, और जो भी संसाधन उपलब्ध कराए जा रहे हैं, स्वरोजगार की बात कर लें, स्वावलंबी बनाने की बात करें, ये तमाम उपलब्धियां थी जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी इस अभिभाषण में गिनाया। उनके साथ केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर भी थे, यहाँ पर दोनों डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य थे, वित्त मंत्री सुरेश खन्ना थे। ये तमाम लोग मंच पे थे आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के। लगभग 1 घंटे के इस अभिभाषण में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं था जिसके बारे में विस्तार से न बताया हो, और लगातार वो इस बात की सराहना करते रहे। और इस अपने संबोधन में उन्होंने कई बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार भी जताया कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की सरकार हर कदम नए कदम उठा रही है हर बार, और इसी को लेकर के ये प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और जो तमाम उपलब्धियां थी उसके बारे में आज योगी आदित्यनाथ ने बनाया। शुक्रिया मनीष इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो जो उपलब्धियां थी सरकार की वो गिनाते नजर आए सीएम योगी आदित्यनाथ, और डॉक्यूमेंट्री का भी जिक्र करते नजर आए। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल बस इतना है। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।